स्वागत है आपका भारत की खबरें में। राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ने को लेकर क्या ऐलान किया? बिहार में शराबबंदी को लेकर क्या बोले जीतन राम मांझी? ओमिक्रॉन की लहर हुई कितनी तेज? कपिल देव ने विराट कोहली को क्या नसीहत दी? इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा विस्तार से, मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ हल्ला बोल, लखनऊ में सड़कों पर उतरे कांग्रेस, बर्खास्तगी के लगे नारे। पोस्टर पर मेरे नाम का इस्तेमाल न करें, राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ने को लेकर किया ऐलान। बांग्लादेश का 50वां विजय दिवस आज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने विशिष्ट अतिथि। COSC चेयरमैन बने जनरल नरवणे, आर्मी चीफ को मिली तीनों सेनाओं की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी। शीना बोरा जिंदा है, उसे कश्मीर में ढूंढे, इंद्राणी मुखर्जी की CBI को चिट्ठी। कलेक्टर SP सब पीते हैं शराब, बिहार में शराबबंदी को लेकर बोले जीतन राम मांझी। MIM नेता बोले ओवैसी को PM बनाना है तो मुस्लिमों को ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। ओमिक्रॉन की लहर तेज, दिल्ली में 4, गुजरात में 1 नया मरीज, अब तक 78 केस। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी, कैबिनेट से प्रस्ताव पास। कपिल देव की विराट कोहली को नसीहत, कहा दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ध्यान केंद्रित करें कोहली। SIT की जांच रिपोर्ट आने के बाद लखीमपुर किसान नरसंहार का मामला एक बार फिर तुल पकड़ रहा है। इस मामले में विपक्ष भी एक्टिव हो गया है और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी तेज कर दी गई है। आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधानसभा दल नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस ने GPO गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक पैदल मार्च किया और इस दौरान नारेबाजी कर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग उठाई। वहीं गन्ना और धान लेकर और शरीर पर यूरिया की बोरियां पहनकर सपा के नेता विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कई नेता हाथों में सिलेंडर की फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अन्य शीर्ष नेतृत्व लगातार मंत्री की बर्खास्तगी की मांग उठा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में साल भर तक चला किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले किसान अब घर लौट गए हैं। टिकैत ने बुधवार को फतह मार्च निकालकर किसानों संग घर वापसी की। इस बीच टिकैत ने बुधवार को कहा कि वो किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली से लौटते वक्त मेरठ में किसानों ने कल उनका जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत ने कहा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं और किसी भी राजनीतिक दल को अपने पोस्टर में मेरे नाम या फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 साल से चल आ रहे आंदोलन को 9 दिसंबर को स्थगित करने का ऐलान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो पड़ोसी देश बांग्लादेश की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है, गुरुवार को ढाका में 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद द्वारा राष्ट्रपति को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में समारोह में आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। विशेष रूप से राष्ट्रपति कोविंद एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है जिन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह और ढाका नई दिल्ली संबंधों के 50 वर्षों के साथ मेल खाता है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने
ढाका में राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में परेड की समीक्षा की है। विजय दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति कोविंद भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने बुधवार को बांग्लादेश की अपनी 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। कोविड-19 के प्रकोप के बाद राष्ट्रपति कोविंद की यह पहली विदेश यात्रा है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। उन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बुधवार को उन्हें COSC का पद सौंप दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की ये पोस्ट देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक निधन के बाद से खाली पड़ी थी। सूत्रों ने यह भी कहा कि नए CDS को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जनरल नरवणे को तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे सीनियर होने के कारण COSC चेयरमैन बनाया गया है और इससे उनका अगला CDS बनने का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 30 सितंबर को, जबकि नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने अपना पद 30 नवंबर को संभाला था। इसके उलट जनरल नरवणे को सेना प्रमुख बने करीब 2 साल का वक्त हो चुका है। 61 वर्षीय जनरल नरवणे ने जनरल बिपिन रावत के रिटायरमेंट और देश के पहले CDS के तौर पर प्रमोशन के बाद 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया है कि उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा है और कश्मीर में है। इंद्राणी मुखर्जी ने यह दावा CBI डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी में किया है। CBI को लिखी चिट्ठी में इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया है कि हाल ही में जेल में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई थी, जिसने उन्हें बताया कि उसने कश्मीर में शीना बोरा से मुलाकात की थी। इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि CBI कश्मीर में शीना बोरा की तलाश करे। शीना बोरा की हत्या साल 2012 में हो गई थी। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इंद्राणी 2015 से मुंबई की बायकुला जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बताया जा रहा है कि इंद्राणी अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो दूसरे मामले में शामिल था और उसने कथित तौर पर एक मर्डर देखा था। बिहार में नीतीश सरकार में शामिल हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी नीति में संशोधन की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी ही सरकार को शराबबंदी को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। मांझी ने एक कार्यक्रम को संबोधन करते हुए कहा, मंत्री, विधायक, अधिकारी सब इसका सेवन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर भी नियमित रूप से कम मात्रा में इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। वहीं मांझी ने कलेक्टर, SP, MLA समेत मंत्रियों पर रात 10 बजे के बाद शराब पीने का आरोप तक लगाया है। आगे सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अगर पकड़ना है तो सरकार पहले उन्हें पकड़े, गरीबों को क्यों जेल भेजा जाए। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी अरसे से बयानबाजी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने हाल ही में अपने एक बयान में नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि जिस तरह का उन्माद उनके सिर पर सवार है वह स्वस्थ मानसिकता का लक्षण नहीं है। इससे पहले जहरीली शराब से मौतों के बाद नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मियों को शराब से दूर रहने की शपथ दिलाई थी। वहीं सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी सार्वजनिक रूप से उनसे ये कानून वापस लेने का आग्रह कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के एक MIM नेता का विवादित बयान सामने आया है। नेता ने कहा कि अगर अज़ुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मुसलमानों को और बच्चे पैदा करने होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी है, लिहाजा सभी छोटे बड़े दल वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के दांव पेंच खेल रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ नेता शब्दों की मर्यादा को भी लांघ रहे हैं। ऐसा ही एक बयान MIM के अलीगढ़ जिलाध्यक्ष गुफरान नूर का आया है। गुफरान नूर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं, अगर अज़ुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मुसलमानों को और बच्चे पैदा करने होंगे। गुफरान नूर कहते हैं,
मुसलमानों के ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो भारत पर हम कैसे राज करेंगे? अगर हमारी संख्या अधिक नहीं होगी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भला कैसे बनेंगे? आगे उन्होंने कहा, दलितों मुसलमानों को बच्चे पैदा करने से रोकने की धमकी दी जा रही है। हमें बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए? ये हमारे शरीयत के खिलाफ है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर देश में बढ़ता ही चला जा रहा है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा गुजरात में भी ओमिक्रॉन का एक नया केस सामने आया है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में आया था। तब से अब तक देश के 11 राज्यों तक ये पहुंच चुका है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 78 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 32 और राजस्थान में 17 मामलों के बाद दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 10 केस पाए गए हैं। वहीं गुजरात में भी ओमिक्रॉन का एक और नया केस सामने आया है। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। ओमिक्रॉन का ये केस बीजापुर में आया है, जहां एक महिला नए वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है। इस महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाल ही में महिला के रिश्तेदार एक परिजन के निधन में शामिल होने के लिए जिम्बाब्वे से लौटे थे। इनके संपर्क में आने से ही महिला के संक्रमित होने का अंदेशा है। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 3 टेस्ट और 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए आज टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। दक्षिण अफ्रीका दौरे से एक दिन पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वनडे की कप्तानी से हटाने से पहले बीसीसीआई ने उन्हें पूर्व में जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा विराट ने यह भी कहा, जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया तब उन्हें किसी ने नहीं रोका। कुल मिलाकर बुधवार विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुर्खियों में छाई रही। अब इस मामले पर पूर्व कप्तान कपिल देव ने अपनी राय रखी है। मीडिया से बात करते हुए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, चयनकर्ता अपना फैसला बताने के लिए किसी को बाध्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह सही है कि चयनकर्ताओं ने विराट जितनी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन फिर भी वे अपना फैसला लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कपिल के मुताबिक क्रिकेटरों के सिलेक्टर्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान ने आगे कहा, मुझे लगता है कि इन सभी बातों को विराट की टेस्ट कप्तानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मेरा मानना है कि विराट को इस मामले से निकलकर साउथ अफ्रीका दौरे पर फोकस करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन राष्ट्रीय। नमस्कार।